बातें अभय नहीं समझ रहा था। उसमें एक था कबीर और दूसरा कि उसके तानों के कारण उसका फैमिली बिजनेस बर्बाद हो सकता था। अगर कबीर चाह ले तो रातों रात वो इस अभय को बर्बाद कर सकता था। कबीर सबसे अपनी नजरें बचाते हुए स्टेज की तरफ पलक झपकते ही पहुंच गया। उसके स्टेज पे आते ही अभय का चेहरा नीला पड़ गया। वो इस जोकर को वहां नहीं देखना चाहता था। कबीर भी जानता था कि अभय उसको वहां देखना पसंद नहीं करेगा, मगर हर्षवर्धन के सामने अभय की नहीं चलने वाली थी। कबीर वहां पहुंचने के बाद सीधे हर्ष के पास जाकर खड़ा हो गया। हर्ष ने बिना वक्त गंवाए उस पेंटिंग को उसके सामने कर दिया। कबीर समझ नहीं पा रहा था कि उसे ये पेंटिंग क्यों दिखाई जा रही है। वो तो कोई आर्टिस्ट भी नहीं है जो उस पेंटिंग पर कोई कमेंट करे। खैर, अभी वो हर्षवर्धन का मेहमान था तो उसके लिए वहां होना जरूरी भी था। कबीर पेंटिंग देखकर मुस्कुरा उठा। उसे वो पेंटिंग बहुत पसंद आ रही थी। जैसे ही वो उस पेंटिंग को छूने की कोशिश करता है, अभय रोक देता है। हर्ष का ध्यान अचानक अभय की तरफ जाता है। हर्ष उसको आश्वासन देता है कि कबीर इस पेंटिंग को खराब नहीं करेगा, उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अंकल हर्ष, मैंने इस पेंटिंग को 3 लाख रुपए में खरीदा है। आप ऐसे ही किसी को कैसे छूने दे सकते हैं? मैं जानता हूँ कि आप इन चीजों के शौकीन हैं, तो ये आप तक ही रहनी चाहिए, है ना? कबीर ने अभय से पूछा। आपने बहुत मास्टरपीस पेंटिंग खरीदा है, तो क्या आप मुझे इस पेंटिंग के बारे में बता सकते हैं? आपने 3 लाख खर्चा किया है तो आप इसके बारे में जानते ही होंगे। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ये मिंग राजवंश के एक महिला की पेंटिंग है। इसे बनाने वाले का नाम है तांग यिन। तुमने तो कभी इन लोगों का नाम भी नहीं सुना होगा। सुनोगे भी कैसे? दूसरों के घर सामान देने से फुर्सत मिलेगा तब ना। अभय की भाषा में अहंकार था। हर्षवर्धन ने अभय की जानकारी को सराहा। साथ में तांग की भी चर्चा की, जो मिंग राज्य के बहुत बड़े विद्वान थे। भले ही उनका करियर अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन उनकी पेंटिंग स्किल बेहतरीन थी। लगता है अभय ने चाइना के कल्चर पर बहुत रिसर्च किया है। उसके बाद में एक कॉन्फिडेंस दिख रहा था। भीड़ में से किसी ने कहा, ड्राइंग स्किल और डिटेलिंग को देखते हुए लगता है कि ये तंग यिंग का असली काम है। हर्ष ने बहुत गंभीरता से पेंटिंग पर अपना हाथ फेरते हुए कहा। हर्ष पेंटिंग देखते देखते अचानक से अभय से पूछ बैठा, क्या आप ये पेंटिंग बेचना चाहेंगे? अभय कुछ बोलता इससे पहले ही कबीर बोल पड़ा। 3 लाख आर्ट पे खर्च करना कुछ अजीब नहीं है? क्या ये थोड़ा महंगा नहीं है? मेरे लिए एक घर खरीदने और डाउन पेमेंट का भुगतान करने के लिए ये पर्याप्त पैसा है। अभय मुंह बनाते हुए बोला, तुम जैसे लोगों की सोच इतनी ही हो सकती है। हर्ष भी वहां खड़ा उनके बीच हो रही कटाक्ष भरी बातों का मजा ले रहा था। भीड़ में होती कानाफूसी को देखते हुए अभय ने माइक से पूरे हॉल को मैसेज दिया, मैंने चाइना की पेंटिंग ये सोच कर दी है कि वहां के लोगों को पता लग जाए कि हम हिंदुस्तानी लोग आर्ट की वैल्यू करना जानते हैं। उसकी बात खत्म होते होते हॉल तालियों से गूंज उठी। अभय की उदारता भरी सोच से सब लोग चकित थे। हर्ष अचानक से बीच में बोल पड़ा, अगर मुझे ये पेंटिंग मिली होती तो मैं इस मास्टरपीस की नीलामी करता। और तुम यकीन नहीं करोगे अभय, मुझे इसके 5 लाख मिल जाते। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं इसे अभी भी तुमसे 5 लाख में खरीदने को तैयार हूं। तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। क्या? कागज का एक टुकड़ा 5 लाख का है? आसपास के कुछ लोग हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। उधर अभय भी अपनी ली हुई पेंटिंग की तारीफ सुनकर बहुत खुश हो रहा था। वो बस यही सोचे जा रहा था कि अगर हर्ष अंकल को ये पेंटिंग इतनी पसंद आई तो काजल का दिल भी जरूर पिघलेगा इसे देखकर। हालांकि अभी उसका मकसद पूरा नहीं हुआ था। अभी तो काजल को ये सब देना बाकी था। हर्ष ने पेंटिंग का ऑफर देकर अपने बिजनेस सेंस का बहुत खूब परिचय दिया था। आखिर उसका काम ही था कम पैसों से ज्यादा पैसा बनाना। हरियाणा के एक छोटे से गांव से जमीन का बिजनेस शुरू करके आज वो यहाँ तक अपने दम पर आया था। हर्ष अभय से बोला, पुरानी कहावत है, एक कीमती तलवार एक नायक के साथ ही अच्छी लगती है। ओह धन्यवाद अंकल, अगर मुझे ये पेंटिंग किसी को देनी नहीं होती तो मैं आपको ये जरूर दे देता, अभय ने हल्के से कहा। उसके बाद वो स्टेज से आगे बढ़ा और काजल को स्टेज पे आने को कहा। काजल हिचकिचा रही थी, मगर कबीर का इशारा पाकर वो स्टेज की तरफ बढ़ गई। भीड़ में जो अभय के चमचे थे वो तो समझ गए कि क्या होने वाला है। हर्ष ने भी अपने आदमियों से कबीर पर नजर रखने को कहा। उसके समझ में अभी तक एक बात नहीं आ रही थी,
कबीर ने अपनी असल पहचान क्यों छिपाई हुई थी। स्टेज पे काजल जैसे ही आई, अभय ने बिना देर किए वो पेंटिंग उसकी ओर बढ़ा दी। काजल पहले तो मना करती है, मगर हर्षवर्धन के कहने पे पेंटिंग ले लेती है। कबीर चुपचाप स्टेज के दूसरे कोने से सब कुछ देख रहा था। काजल पेंटिंग को देखकर कुछ कंफ्यूज सी लग रही थी। उसे ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि उसके पति को नीचा दिखाने के लिए अभय उसे इतनी महंगी पेंटिंग गिफ्ट कर रहा है। अचानक कबीर स्टेज की दूसरी तरफ से काजल के पास आ गया। उसने पेंटिंग काजल के हाथ से ले ली और कुछ छूकर गौर से देखने लगा। अभय को यह बात पसंद नहीं आ रही थी। वो वहां चुप था, सिर्फ काजल की वजह से। वो काजल को नाराज नहीं करना चाहता था। कबीर पेंटिंग को देखने के बाद कुछ देर मुस्कुराया, जैसे पेंटिंग ने उससे कुछ बातें की। उसकी मुस्कुराहट देख अभय परेशान सा होने लगा था। पहले भी वो इस कबीर से हार चुका था। उसकी मुस्कुराहट में अभय अपनी दूसरी हार देख रहा था। भीड़ में मौजूद पैसों के पीछे पागल लड़कियां अभय की दीवानी हो गई थी। उनके लिए ये बहुत रोमांटिक था। भारतीय समाज शायद मोरालिटी भूलने लगा था। किसी की पत्नी को कोई दूसरा पैसों से खरीदने की कोशिश कर रहा था और लोग इसका लुत्फ उठा रहे थे। वो लड़कियां आपस में बात कर रही थी, क्या यार, अगर मुझे अभय ने ऐसा गिफ्ट दिया होता तो मैं तो पूरी दुनिया छोड़कर उसके साथ हो जाती। हाँ, मगर उसने ये काजल को दी है और काजल ने अपनी किस्मत में खुद अंधेरा लिखा है। पता नहीं उसने क्या देखा इस दो कौड़ी के डिलीवरी बॉय में। अभय तो उसको बिना किसी शर्त के अभी भी अपना सकता है। कितना साफ दिल इंसान है, एक अच्छे परिवार से नाता रखता है। ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा काजल को फिर। कबीर तक भी कुछ भीड़ की आवाज आई, मगर वो उन पे ध्यान ना देते हुए और पेंटिंग अभय को वापस देते हुए बोला, माफ करना, ये नकली पेंटिंग काफी नहीं है मेरी काजल को लुभाने के लिए। उसे नकली सामान और इंसान दोनों से ही बहुत नफरत है। माना हम गरीब हैं, मगर यहाँ आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं। काजल को लग रहा था कबीर जलन में ऐसा बोल रहा है। अभय चिढ़ते हुए बोला, नकली पेंटिंग से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें कुछ पता भी है इसके बारे में? कबीर जवाब देता है, आप मेरे इतने सिंपल सेंटेंस को भी नहीं समझ पाते। वाह, मजा आ गया आपसे मिलकर। कमाल के इंसान हो आप, मानना पड़ेगा। बेवकूफ इंसान, क्या तुमने देखा नहीं कि अभी अभी हर्षवर्धन अंकल ने इसको परख कर इसकी बोली लगाई थी, वो भी 5 लाख। जानते भी हो 5 लाख में कितने जीरो होते हैं। अभय गुस्से में कबीर को बोलता है। कबीर मुस्कुराकर जवाब देता है, ज्यादा जीरो गिनकर कौन बड़ा हो पाया है? मैं क्या करूंगा उसे गिनकर? बस एक ही जीरो को पहचान लो, वही बहुत है मेरे लिए। मुझे मौका मिले तो मैं जरूर एक जोकर को इंसान बनाना चाहूंगा, वो भी अपने हाथों से। अभय बोला। माहौल गर्म होता देख हर्ष बीच में आया। एक तरफ उसने अभय को शांत रहने के लिए कहा, दूसरी तरफ कबीर से अपनी बात साबित करने के लिए बोला। भीड़ भी इस नोक झोंक का मजा उठा रही थी और उसी भीड़ में से आवाज आई, ये नकली कैसे हो सकती है मिस्टर डिलीवरी बॉय? हर्ष मन में सोचा कि ये अभय की गलती नहीं है। उसने एक वास्तविक बुद्ध को डिलीवरी बॉय के रूप में देखा है। उसने सिर्फ मौत का नाम सुना है, कभी सामने बैठकर कॉफी पीते हुए नहीं देखा है। उसने कभी ये नहीं देखा है कि जान जब हलक तक आती है तो कैसा लगता है। अभय की बातों से हर्षवर्धन अपने ख्यालों से बाहर आता है। मेरे अंकल हर्ष इस इंटरनेशनल होटल के मालिक हैं। वे हमारे शहर में सभी प्रसिद्ध इंसानों को जानते हैं। वो अक्सर रईसों और अधिकारियों के साथ बातचीत करते हैं। उनसे गलती कैसे हो सकती है? खैर, मुझे अपने दोस्त कबीर पे गुस्सा नहीं, तरस आ रहा है। मैं उसको दोष नहीं दूंगा, आखिरकार वो इन चीजों को समझने के काबिल ही कहाँ है। हॉल में मौजूद लोग कबीर पर हंसने लगे। काजल को अब भी समझ जाना चाहिए, उसे अपने परिवार की इज्जत का भी ख्याल रखना चाहिए। दामाद के तौर पर इस आदमी में कोई गुण नहीं है। उनकी बातों को सुनकर इससे पहले कि कबीर कुछ कह पाता, हर्ष का चेहरा पूरी तरह से काला हो गया था। वो उसका अपमान सहन कर सकता था अगर वो आम इंसान होता। चाह रहा था कि वो कबीर की असलियत सबको बता दे, ताकि वहां मौजूद लोग उसकी बेइज्जती करना बंद कर दें। मगर उसे डर था कि अगर उसका निशाना चूका तो हो सकता था कि उसका होटल ही ना बचे, क्योंकि वो कबीर को जानता था। वो कुछ भी करने के बाद सबूत नहीं छोड़ता था। हर्ष धीरे से कबीर को बोलता है, क्या आपने सुना? हर कोई आपसे वापस जाने का आग्रह कर रहा है। मैं भी आपको जाने की सलाह देता हूँ। आपकी ऐसी हालत मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। अभय हर्ष की बात सुनने के बाद बोलता है, नहीं अंकल, अब ये यहाँ से अपने घुटनों के बल बाहर जाएगा। आपकी बात नहीं मानने का इसके साथ क्या होता है, आप देखते जाओ। अभय की बात पर
अब काजल भी चिढ़ गई थी। वो कबीर का हाथ पकड़कर कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और नहीं मुझे यहाँ अब रुकना है। मेरे पति के बारे में कोई भी कुछ बोले तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। माहौल ऐसे भी बहुत खराब हो चुका है। इससे पहले कुछ बुरा हो, हम लोग यहाँ से चलते हैं। अब यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक ये जोकर अपनी बात साबित ना करे या मैं सही साबित ना हो जाऊं। हर्ष अभय का हाथ पकड़कर उसको चुपचाप कराने की कोशिश कर रहा था, मगर अभय सुनने के मूड में नहीं था। कबीर काजल को रिलैक्स करता है और उसका हाथ पकड़कर धीरे से पूछता है, तुम्हें मुझ पे भरोसा है? काजल हाँ में सिर हिलाती है। तो बस देखते जाओ मैं इस इंसान की क्या हालत करता हूँ। अब कबीर क्या करेगा और क्या अभय को अब उसकी असलियत मालूम पड़ जाएगी? अभय काजल को कहीं नहीं जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है और कबीर पर तंज कसता है। किसी पर आरोप लगाना आसान है, मगर उसे साबित करना बहुत मुश्किल। आज तुम्हारे बेकार पति को अपनी सच्चाई साबित करनी ही होगी। हर्ष अपने दिमाग में सोचना शुरू कर देता है कि वो पेंटिंग नकली कैसे हो सकती है। भले ही उसे अभी लगा हो कि पेंटिंग असली है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वो हर हाल में कबीर की मदद करना चाहता था। अभय ने पहले हर्षवर्धन को अविश्वास से देखा, फिर कबीर की ओर मुड़ा। मुझे बताओ ये पेंटिंग नकली कैसे है? मैंने सबके सामने तुमसे पूछा है, और अगर तुम बकवास करने की हिम्मत रखते हो तो उसे सच भी साबित करो। और अगर तुम हार गए? कबीर ने अभय को जलती हुई निगाहों से देखते हुए पूछा। मैं कैसे हार सकता हूँ? और चैलेंज तुमने दिया है, मैंने नहीं। अभय बोला। कुछ भी असंभव नहीं है दोस्त। मैं हार गया तो मैं हार मानकर अपने घुटनों के बल यहाँ से निकल जाऊंगा। तुम्हारा क्या होगा? कबीर ने अभय के साथ साथ सबसे पूछा। कबीर आप? काजल ने हल्के से अपने कपड़े टटोल लिए। उसकी भौहें फड़क गईं और उसने उसे नरम आवाज में पुकारा और कबीर को चुप रहने को कहा। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं बस किसी को परेशान नहीं करना चाहता, और कुछ लोगों ने मेरी पत्नी को बहुत सस्ता समझ लिया है। तुम मासूम हो, तुमने पहले कभी दुनिया नहीं देखी। कबीर ने काजल के कोमल छोटे हाथ को थपथपाया, लेकिन उसकी निगाह अभय के शरीर से कभी नहीं छूटी। इस आत्मविश्वास से भरे लुक ने अभय को पल भर में दहशत में डाल दिया। दरअसल उन्होंने जो पेंटिंग खरीदी वो 3 लाख नहीं बल्कि 1 लाख की थी। उसके दोस्त ने उससे कहा था कि उसने सौदा कर लिया है और विक्रेता से कुछ गलती हुई है, इसलिए उसने सौदे को इतने सस्ते में निपटा दिया। अभय का दिमाग 10 तरीके से ख्याल बुन रहा था, जैसे कि यह आदमी इतना आत्मविश्वासी है, कैसा हो सकता है कि वो बता सके कि उसने कहां से देखा कि मेरी पेंटिंग नकली है? असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा वो दोस्त एक पेशेवर इंसान है, उसे इन चीजों के बारे में बहुत कुछ पता है, और अंकल भी तो हैं। ये सोचने के बाद अभय का आत्मविश्वास वापस लौट आया। किसी को समझ नहीं आ रहा था, मगर कबीर वहां अभय के दिमाग से खेल रहा था। अभय को सबसे ज्यादा घमंड पैसे का था, और कबीर उसी पैसों पर हमला कर रहा था। कबीर मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तुम्हारे माध्यम से देखा कि तुम्हारी पेंटिंग नकली है। अपने दिमाग में मनोवैज्ञानिक चालें खेलने के बारे में भी मत सोचो। अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं है। मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं जिसका तुम नाम भी नहीं जानते होंगे। मुझे और दूसरों को बेवकूफ बनाना बंद करो। शर्त लगाना चाहते हो? चलो शर्त लगाते हैं। हर्ष एक शब्द कहे बिना एक तरफ खड़ा हो गया। वो खुश था कि बात अभी खून खराबे पर नहीं आई है। अभय कुछ देर सोचने के बाद बोला, अगर मैं हार गया तो न केवल मैं आपकी तरह घुटनों के बल यहाँ से निकल जाऊंगा, बल्कि मैं काजल को फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। वादा है मेरा। अगर आप हार जाते हैं तो आपको न केवल अपने घुटनों के बल चलना होगा, बल्कि आपको काजल को तलाक देना होगा। ये सुनते ही कबीर खो गया। वो दुनिया के बगैर रह सकता था, मगर काजल के बगैर नहीं। क्या तुम्हारी हिम्मत नहीं है? अभय ने उसे ललकारा। कबीर ने अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं है कि मैं हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन ये ठीक नहीं कि आप बिना किसी बोझ के हारे। आप हार गए क्योंकि आपके पास एक छोटा लक्ष्य था। उसी जगह अगर मैं हार गया होता तो मुझे अपनी पत्नी को छोड़ना होगा। ये कैसा इंसाफ है? तो शर्त बदल लेते हैं। अगर आप हार जाते हैं तो आपको काजल को छोड़ना होगा, और अगर मैं हार जाता हूं तो मैं आपको 1 मिलियन दूंगा, और इसका भुगतान मौके पर ही कर दिया जाएगा। अभय अपना सूट ठीक करते हुए कहता है। ये एक सौदा है। कबीर ने अपना गला साफ करते हुए पूछा। हाँ, ये एक सौदा है, और यहाँ हर कोई इस बात की गवाही दे सकता है। अभय बोला। ठीक है फिर। कबीर ने बिना किसी झिझक के सिर हिलाया।
उसे मुफ्त का पैसा नहीं चाहिए था। वो आज पैसा अपने दिमाग और नॉलेज से कमाना चाहता था। वो आगे बढ़ा और अभय के हाथ से पेंटिंग लेकर उसे आधा फाड़ दिया। आप क्या कर रहे हो? काजल ने कबीर से पूछा। उसे कबीर की हरकत समझ नहीं आई। अभय और बाकी लोग भी कबीर की इस हरकत से हैरान रह गए। तुम पागल हो गए हो? तुमको पेंटिंग को फाड़ने की जरूरत क्या थी? अभय ने गुस्से में कहा। हर्ष अंकल ने अभी अभी कहा था कि इस पेंटिंग की कीमत 5 लाख है। माना मेरी औकात नहीं है और मेरे पास असली पेंटिंग के लिए पैसे भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अभी भी कुछ हजार की नकली पेंटिंग के पैसे आराम से दे सकता हूँ। कबीर ने अपने हाथ में बटी हुई तस्वीर को भीड़ में उछालते हुए बोला। ये क्या किया आपने? पेंटिंग को फाड़कर कौन सही गलत बताता है? हर्षवर्धन कबीर से पूछता है। आप लोग कुछ और बातें करते तो मैंने इसे पहले ही खोल दिया है। एक नजर डालें और गौर से देखिए इस पेंटिंग को। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पैसों के सिवा कुछ और भी दिखता होगा। आप लोगों को प्रूफ चाहिए ना? इस ड्राइंग पेपर पर कितनी परतें हैं, कोई बता सकता है? कबीर ने सबसे पूछा। कौन परवाह करता है कि आपके पास कितने स्तर हैं? अभय ने गुस्से में कहा। तुमने मेरी बेशकीमती पेंटिंग को खराब कर दिया, इसलिए मैं हर तरीके से तुम्हें जेल में देखना चाहूंगा। जेल? ये शब्द सुनकर कबीर को हंसी आ रही थी, मगर उसने वक्त के हिसाब से खुद को रोक रखा था। उसकी आंखें ऐसी थी मानो जीत के जश्न में डूबा इंसान। उसने फिर से हर्ष को देखा और बोला, क्या आप मेरे खातिर उसे बता सकते हैं कि इस पेंटिंग में कितने स्तर हैं? हाँ, दो हैं, हर्ष ने उत्तर दिया। इस समय वो वास्तव में कबीर से चकित था। जान बचने के बाद से हर्ष को लगता था कि वो बुद्ध को समझता था। वो इस बात का गर्व भी करता था, मगर आज उसने बता दिया था कि वो सबकी समझ और पहुंच से बहुत दूर है। उन्होंने इस पेंटिंग को बहुत देर तक ध्यान से देखा और ये नहीं देखा था कि इसमें 2 परतें हैं, लेकिन इसके पीछे का राज उन्हें नहीं पता था। उसके समझ में ये नहीं आ रहा था कि कैसे कोई परत जानकर पेंटिंग को नकली या असली बता सकता है। क्या हुआ? आप लोग इतने चुप से क्यों हो गए? कबीर का इशारा अभय और हर्ष की तरफ था। वो अपनी बात जारी रखते हुए बोला, जहां तक मैंने पढ़ा है, 2 परत किंग राजवंश से पहले कोई भी इस्तेमाल नहीं करता था। सबको खामोश देखकर कबीर भीड़ की तरफ अपने हाथों से इशारा करते हुए बोलता है, आप चाहें तो इसे इंटरनेट पर भी पढ़ सकते हैं। कबीर ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। हाँ, मिंग राजवंश के पास कुछ ऐसा कैसे हो सकता है जो केवल किंग राजवंश में मौजूद था? क्या ऐसा हो सकता है कि तांग मिंग राजवंश से किंग राजवंश में गलती से आ गए थे? ये नहीं हो सकता। अभय ने अपना सिर हिलाया। तुमने कैसे जाना कि 2 परत की है? मेरा दोस्त मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। हर्षवर्धन ने समय पर कहा, यह सही है, ये पेंटिंग नकली है। मैं पहले अंधा था और गलत डिसीजन लिया था, क्योंकि मैंने कभी इन चीजों को बारीकी से नहीं समझा था। अब जब सबूत यहाँ है, तो हर कोई देख सकता है कि ये सच है या नहीं। कबीर ने राहत की सांस ली जब हर्ष ने भी उसको सही साबित किया। कबीर धीरे से अभय के पास जाता है और उसे दिलासा देने का नाटक करता है। बहुत दुखी मत हो, इस तरह की नकली पेंटिंग केवल 5,000 के आसपास है। अभय, आप वालिया परिवार के एक युवा मालिक हैं। कुछ हजार का नुकसान आप आराम से उठा लेंगे। मेरे डैड गलत नहीं बोलते हैं, मुझे बिजनेस करना नहीं आता। 5,000 की चीज मैंने 1 लाख में ले ली। उस हरामखोर ने मुझे ठग लिया, उसको तो मैं कहीं का नहीं रहने दूंगा। मैंने उस पर भरोसा करके 10 लाख का दांव खेल गया। अभय को चीट करके तुमने अच्छा नहीं किया है। अभय वालिया नाम है मेरा। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, इस मामले पर दुखी होने से कुछ नहीं होगा। आखिर आपके पास इस परेशानी के अलावा और भी मुश्किल है। आपको अभी भी मुझे 1 मिलियन की रकम देना है। कबीर ने उसे फिर से दिलासा देते हुए शर्त के बारे में याद दिलाया। अभय ने अपना सिर उठाया और कबीर को दुख भरी नजरों से देखा। वो कुछ बोलना तो नहीं चाहता था, मगर बहुत हल्की आवाज में बात की। तुमने शर्त को गंभीरता से नहीं लिया है ना? क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो? कबीर उससे नाराज नहीं था, पर अपना गला साफ करते हुए उसने सीधे तौर पर कहा, ये ठीक है अगर आप मुझे और अन्य छोटे लोगों को मूर्ख और पागल मानते हैं। आखिर हम सभी गरीब हैं और आपके अमीर परिवार से हमारी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। मगर आप वालिया परिवार के बारे में सोचिए। जबान देकर मुकरना आप लोगों के शान के खिलाफ है। हर्षवर्धन साहब भी इसके गवाह हैं। हर्ष जानता था कि कबीर को उस पर दबाव बनाने के लिए अपनी पहचान का उपयोग करने की जरूरत नहीं है। अभय को पैसे देने में हालत खराब हो रही थी। कबीर ने हर्ष का नाम लेकर अब बात और बड़ी कर दी।
उसके इस जाल से अभय का निकल पाना बहुत मुश्किल था। हर्ष ने अभय को देखा और गंभीरता से पूछा, क्या मिस्टर अभय, आपको लगता है कि आपका परिवार इतना समृद्ध है कि आप मेरे साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत भी कर सकते हैं? ऐसा लगता है कि मैंने आपके पिता को पहले जो कॉन्ट्रैक्ट दिलाया था उसे एक नए नाम से बदलना पड़ेगा। हर्षवर्धन की बातें सुनकर अभय पसीने से तरबतर हो गया। उसकी सारी खुशियां अब छिनते जा रही थी। पैसे भी गए और काजल के सामने इज्जत भी गई। अगर उसके पिता को पता चल जाए कि उसने अपने चक्कर में उनका करोड़ों का नुकसान किया है तो शायद उसे परिवार से हमेशा के लिए बेदखल कर दिया जाएगा। अभय का दिमाग अभी प्रेशर कुकर की तरह हो गया था। उसके लिए करो या मरो वाली बात हो गई थी। काजल कबीर को रोकना चाहती थी मगर उसे अभय का हर लफ्ज याद था। आज उसका सर सबके सामने ऊंचा हो गया था। उसके सो कॉल्ड जोकर ने सबको हरा दिया था। हॉल में सबकी निगाहें अभय पर ही रुकी थी। सब देखना चाहते थे कि 10 लाख हार कर इंसान कितना खुश दिखता है। खैर, सवाल अभी तो ये था कि अभय सच में क्या पैसे देगा कबीर को। अभय अब कबीर के जाल में फंस चुका था, मगर क्या सचमुच वो पैसा देगा और क्या कबीर लेगा? क्या इस बेइज्जती के बाद अभय चुप बैठेगा या? अभय अचानक मुस्कुराया और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तो उसके साथ बस मजाक कर रहा था। कुछ भी हो जाए, मैं अपने परिवार की इज्जत कुछ पैसों के लिए नहीं नीलाम करने वाला। ये सिर्फ एक 10 लाख की बात है। अगर मेरी पूरी दौलत भी मेरे परिवार के लिए चली जाए तो हम नहीं। मैं आपको जरूर दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास वास्तव में इतना नहीं है। क्या आप लोग मुझे कुछ टाइम दे सकते हैं इसके लिए? अभय ने सोचा कि एक बार जब वो इस जगह को छोड़ देगा तो शायद किसी को इस जोकर में और उसकी शर्त में इतनी दिलचस्पी नहीं रह जाएगी। उसे शक था कि हर्षवर्धन विशेष रूप से कबीर की खातिर उसके पास जरूर आएगा। हालांकि कबीर उसके चालाकी को भांप गया था। कबीर ने तुरंत मना कर दिया, आप किसे झांसा दे रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आपका अमीर परिवार 1 मिलियन भी खर्च नहीं कर सकता? देने की नियत हो तो इंसान के पास पैसे आ ही जाते हैं। कबीर, मेरा यकीन करो, मेरे पास वास्तव में नहीं है। अभय ने अपना हाथ लहराया और इशारे में जेब खाली होने का दावा पेश किया। चलो, मान लिया मैंने कि आपके पास इस वक्त इतनी बड़ी रकम नहीं है, मगर आपके पिता के पास तो होना ही चाहिए, है ना? किसी भी मामले में ये सारा पैसा जो आपके मुताबिक आपके पापा का है, बाद में वो आपका ही होगा। आप भूल गए शायद कि आप अपने परिवार के इकलौते बेटे हो, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी और मांगते हैं उनसे या बाद में। कबीर ने रिक्वेस्ट किया अभय से। रहने भी दो, अब आप मामला यही खत्म करते हैं। इस समय काजल ने कबीर की आस्तीन खींचते हुए कहा। अभय को डर था कि कबीर उसको मजबूर करने के लिए हर्षवर्धन की उपस्थिति का उपयोग करेगा और वो अपने पिता के बिजनेस को भी लेकर डरा हुआ था। कहीं बाद में हर्ष बदला लेने की कोशिश न करे। यहाँ उसके दो दुश्मन हो गए थे। अभय को सुनाने के लिए कबीर काजल से जोर से बोला, ये ठीक है, अभय उस तरह का व्यक्ति नहीं है जो अपनी बात नहीं रखता हो, है ना? हर्ष की निगाहों में अभय का चेहरा लाल हो गया। वो जैसे तैसे अपनी इज्जत बचा रहा था। एक पल झिझकने के बाद अभय ने कहा, मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मेरे पास वास्तव में इतने पैसे नहीं हैं अभी। मुझे पैसे उधार लेने के लिए फोन घुमाना पड़ेगा। मैं तुरंत गया और तुरंत आया। इसके साथ ही वो कमरे से बाहर चला गया और कुछ फोन किए। कुछ मिनटों के बाद अभय ने वास्तव में 1 मिलियन काजल के बैंक में भेज दिए। काजल ने फिर उसे चेक करके कबीर को बताया, मैंने आपको पहले ही पैसे दे दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसे आराम से खर्च करेंगे। जब अभय इतना बोलकर वहां से चला गया तो उसने महसूस किया कि उसका दिल खून के आंसू बहा रहा था। उसका गला सूख गया था। काजल ने कबीर को गौर से देखा। अभय वैसे तो कमरे से जा चुका था, मगर उसके दुख की मौजूदगी हॉल में मौजूद लोगों में दिख रही थी। उसके हॉल से चले जाने के बाद बहुत से लोगों की तरह काजल को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। कबीर ने अभय को न सिर्फ हराया बल्कि उसको थप्पड़ मारकर घुटनों के बल भेजा वहां से। काजल सोच रही थी कि कबीर हमेशा घर पर विनम्र रहा। चाहे कुछ भी हुआ, उसने कभी एक शब्द नहीं कहा, भले ही उसे दूसरे द्वारा धमकाया गया हो। वो शख्स कभी किसी को निगाह ऊपर कर नहीं देखता। वो आज अचानक इतना मजबूत कैसे हो गया कि उसने 2 दफा सबसे पॉपुलर लड़के को हरा दिया। इसके अलावा वो आमतौर पर दूसरों को पार्सल पहुंचाता है। उसके जीवन का अभी सबसे बड़ा सच यही था। ऐसी आम जिंदगी जीते हुए उसको ये सब कहां से पता चला? धन्यवाद हर्ष साहब। कबीर ने हर्ष का अभिवादन किया। मैं किसी को परेशान नहीं करता, लेकिन आपकी बात अलग थी। मैं दूसरों को अपने वचन पर कायम रहने की नसीहत हमेशा देता हूँ। इंसान की जुबान की कीमत होती है, बिजनेस में खास करके। अपने बात से मुकरने वालों के साथ कोई भी
काम नहीं करना चाहता है। हर्षवर्धन ने अपनी सिगरेट जलाते हुए कहा। फिर हर्ष वहां हॉल से बाहर चला गया और अपने पीछे का दरवाजा बंद कर दिया। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मिस्टर हर्षवर्धन आपके प्रति कुछ ज्यादा ही सम्मान रखते हैं? ऐसा क्यों? काजल ने कबीर को अजीब भाव से देखते हुए पूछा। काजल के सवाल से कबीर कुछ परेशान सा हो गया। उसको नहीं पता था कि उसकी प्यारी पत्नी इतना दिमाग लगाती थी। वो डर गया कि कहीं इसे कुछ अजीब लगा तो इसको समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसने बात बदलते हुए कहा, हो सकता है कि वो अमीर होने के बाद भी एक अच्छे इंसान हो, जो किसी को पैसों में नहीं तोलते हो। हालांकि हर्षवर्धन ने उन्हें रात के खाने की पेशकश दी थी, मगर कबीर को कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर वो ऐसी चीजों में ज्यादा रहा तो उसका भेद खुलने का खतरा था। हर्षवर्धन ने हॉल में मौजूद किसी भी इंसान को खाने का निमंत्रण नहीं दिया था। अभय की हार में हर्षवर्धन का भी हाथ नजर आ रहा था। हॉल में मौजूद लोगों ने अब खाने की ओर अपना रुख कर लिया था। भीड़ पहले से कुछ कम हो गई थी। अभय के प्रशंसक उसके साथ ही पार्टी को अलविदा कह चुके थे। हम भी क्यों नहीं चलते? काजल ने सुझाव दिया। रात का वक्त है और देर हो रही है। अगर बर्फबारी शुरू हो गई तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। मेरे होते हुए आपको किस बात का डर है? और वैसे भी इतनी हसीन लड़की के साथ तो मैं नरक में भी जाने को तैयार हूँ। ये तो फिर भी शिमला ही है। कबीर की बात सुनकर काजल कबीर को एक प्यारी सी मुस्कान देती है। काजल फिर कबीर के साथ हॉल के दूसरे कोने में चली जाती है, जहां खाने की मेज पहले से तैयार थी। हल्के संगीत के साथ सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। पार्टी का माहौल इतने उथल पुथल के बाद अब शांत लग रहा था। जब वे दोनों खाना खा रहे थे, कबीर को एक टेक्स्ट मैसेज मिला। बॉस सावधान रहे, आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। मैं बाहर आया हूँ। मुझे अपने लोगों ने आगाह किया है। कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये मैसेज कार्तिकेय ने किया था। हालांकि कार्तिकेय ये अच्छे से जानता था कि कबीर को हराना नामुमकिन है, मगर 2 साल का बदलाव भरा जीवन शायद कबीर के लिए कुछ मुश्किलें पैदा कर दे। मैसेज पढ़ते पढ़ते कबीर के मुंह से निकल गया, व्हाट द हेल। कबीर ने ध्यान नहीं दिया, मगर उसके पास बैठी काजल ने यह सुन लिया। क्या हुआ? काजल ने पूछा। कुछ नहीं, कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। कबीर मुस्कुराया। क्या तुम अभी कुछ और खाना चाहोगी? मेरा तो हो चुका। रात के 10 बज चुके हैं, हमें वापस जाना चाहिए, अब देर हो रही है। माँ को तुम्हारी चिंता हो रही होगी। हाँ चलो घर चलते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं आज रात तुम्हारी कार चलाऊंगी। प्लीज प्लीज, तुम डरो मत बिल्कुल भी। मैंने ड्राइविंग स्कूल में पिछले कुछ दिनों में अपने ड्राइविंग स्किल पर बहुत काम किया है, काजल ने कबीर से कहा। कबीर एक पल के लिए झिझका। अगर वो नॉर्मल टाइम में होता तो अच्छा होता। वो बिना किसी शर्त के इस प्यारी सी लड़की को अपनी कार दे देता। लेकिन कार्तिकेय का मैसेज पढ़ने के बाद उसके मन में बहुत सारी बातें चल रही थी। पता नहीं कौन क्या करने वाला था। क्या हुआ? आप किस सोच में पड़ गए? क्या आप मुझ पर भरोसा नहीं करते? और मैंने सच में अपने ड्राइविंग स्किल पर बहुत मेहनत की है। मैं लास्ट वीक की तरह फिर से कार को खेतों में नहीं चलाऊंगी, रोड पर ही रखूंगी। काजल ने कबीर का हाथ पकड़ा और बहुत प्यार से कहा। सफेद और कोमल छोटे हाथ उसके हाथ में मिले। कबीर का दिल पिघलने लगा। कबीर यूं तो पहले भी हर तरह की महिलाओं के संपर्क में आया था, चाहे वो किसी भी देश और भेष की लड़की हो। कबीर को कभी भी उनमें से किसी के लिए कुछ खास आकर्षण नहीं हुआ था। एक वजह कबीर का काम भी था, जो उसे कभी किसी के नजदीक नहीं आने देता था। मगर काजल की बात और थी। कबीर उसके सामने बिल्कुल बदल जाता था। कबीर ने काजल को कार चलाने की परमिशन दे दी। कबीर ने अवाक होकर काजल से पूछा, एक बात बताओ, जिस स्किल की तुम बात कर रही थी, क्या ये वही है? ओह सॉरी, मैं बस दोपहर को प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ। जैसे ही काजल ने अपनी बात पूरी की, उसने एक झटके में अपनी कार को बाईं गली की ओर झुका दिया। कबीर अपने दोनों हाथ से कार को पकड़े हुए था। अब उसकी समझ नहीं आ रहा था कि दो और हाथ कहां से लाए कि वो ठीक से बैठ सके। कबीर आखिरी में कार को उस गली में रुकवाता है और काजल को ड्राइविंग सीट के बगल में भेज देता है। कार अब कबीर चला रहा था। काजल समझ गई थी कि उससे कोई गलती हो गई है। बीप 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 बीप। कुछ दूर बढ़ते ही उनके पीछे से हॉर्न की आवाज आई। कबीर ने उस गाड़ी के लिए रास्ता छोड़ दिया। वो गाड़ी बार बार कबीर के गाड़ी के पास आती, फिर दूर चली जाती। ऐसा बहुत देर से हो रहा था। जल्द ही कबीर को कार्तिकेय का मैसेज याद आने लगा। अब वो खुद को धीरे धीरे अलर्ट कर रहा था। उसे एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है, मगर इसका जिक्र वो अभी काजल से नहीं करना चाहता था। उसके पीछे वाली वैन उसके आगे नहीं जा रही थी, बल्कि उसका पीछा कर रही थी। वो जहां भी जाता कार उसके पीछे ही रहती।
काजल को भी अब कुछ समझ आ रहा था कि कोई उन लोगों का पीछा कर रहा है। अब उसके चेहरे पर डर दिख रहा था। इस दौरान कबीर ने कार के सामने वाले हिस्से की तरफ एक्सीलरेट करके पूरा मोमेंटम आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया। फिर उसने अचानक ब्रेक लगाया और कार को घुमाने के लिए अपनी गाड़ी के हल्के वजन का इस्तेमाल किया। जहां तक उसके पीछे वैन का सवाल था, जब उसने कबीर को ब्रेक लगाते देखा तो सोचा कि उसके दाहिनी तरफ से उसके आगे जाकर गाड़ी का रास्ता ब्लॉक कर दे, मगर उसका अंदाजा गलत था। कबीर ने तो अपनी गाड़ी का डायरेक्शन पूरा चेंज कर दिया। पीछे की वैन अब कबीर की गाड़ी से आगे निकलकर सीधे बीएमडब्ल्यू से टकरा गई। बीएमडब्ल्यू वाले ने बहुत कोशिश की खुद को बचाने की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। शायद स्पीड के कारण किसी के पास समय नहीं बचा था। यह हादसा वैन के अचानक साइड की तरफ मोड़ने से हुआ था। दोनों गाड़ियों की टक्कर बहुत जोर की थी। ये कौन लोग थे जो कबीर का पीछा कर रहे थे? सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा था कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिल रहा था। लेकिन कबीर होश में था। वो जानता था कि उसके साथ अभी क्या हुआ है। कबीर ने अपनी कार को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया था। जो शिकार करने आया था वो खुद शिकार हो गया था। यह कबीर की किस्मत ने साथ दिया था। दूसरी ओर काजल इतनी डरी हुई थी कि वो 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। लंबी लंबी सांसें उसकी बेचैनी को दर्शा रहे थे, जो वो जाहिर नहीं कर पा रही थी। जो कुछ भी अभी हुआ था वो काजल के लिए एक फिल्म जैसा था। उसने कभी भी ऐसा फेस नहीं किया था। कबीर की मुसीबत ये थी कि वो पहले किसे देखे। एक तरफ काजल थी, दूसरी तरफ उस वैन का ड्राइवर जो उसे शायद मारने आया था। वो काजल को कहता है, तुम यहीं बैठे रहना प्लीज, गाड़ी से बाहर मत उतरना, मैं जरा देख कर आता हूँ कि बाहर क्या चल रहा है। कबीर इतना कहने के बाद वहां से दौड़कर वैन की तरफ आता है। काजल उसे रोकना चाहती थी, मगर उसके डर ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। वैन के ड्राइवर ने कबीर को रियर व्यू मिरर से भागकर उसकी तरफ आते हुए देखा। उस समय उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि उसने कबीर को नहीं बल्कि अपनी मौत को देख लिया हो। उसने गाड़ी का जायजा लिए बगैर ही एक्सीलरेटर पर पैरों से जोर लगाया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे ही मुझसे बच सकते हो? मेरे हाथ में आया शिकार और मेरा वार कभी खाली नहीं जाता है। कबीर ने उसकी हालत देख के कहा, वो लक्ष्य जो बुद्ध के हाथों से बच जाए अभी तक बना नहीं। वैन टूटी होने के कारण अपने नॉर्मल स्पीड से कम की रफ्तार पर आगे बढ़ रही थी। शायद उसका एक्सल टूट गया था। वो अभी भी कुछ ही आगे निकल पाई थी। कबीर अब उस तक पहुंच गया था। तभी उसे किसी इंसान की दर्द भरी आवाज आई, हेल्प मी, हेल्प मी। कबीर ने अचानक उसके बगल में बीएमडब्ल्यू से एक लड़की की आवाज सुनी। बीएमडब्ल्यू उसके बगल में उल्टी पड़ी थी और एक हाथ उसमें से मदद की गुहार लगा रहा था। गाड़ी का दूसरा तरफ नहीं दिख रहा था। कबीर के पास यहाँ कोई ऑप्शन नहीं था। उसने सोचा, वैन के ड्राइवर को मैं बाद में पकड़ लूंगा, पहले मुझे इस लड़की को बचाना चाहिए। कहीं दूर उसके मन में यह भी चल रहा था कि बीएमडब्ल्यू का एक्सीडेंट पूरी तरह से उसके ही कारण हुआ था। अगर उन पर कोई अटैक नहीं हुआ होता तो शायद वो बीएमडब्ल्यू बिल्कुल सुरक्षित होती। कबीर वैन को छोड़कर कार के ड्राइवर साइड के पास गया और ड्राइवर को बहुत मुश्किल से बाहर निकाला। एक लड़की थी। वो नाजुक लगने के साथ साथ युवा और सुंदर थी। काजल की तुलना में उम्र में उससे थोड़ी बड़ी थी। हालांकि उसका स्वभाव एक परिपक्व इंसान जैसा था। उसको शायद बहुत चोट आई थी, मगर उसके चेहरे से एक फिक्र जाहिर हो रही थी। तुम ठीक तो हो ना? कबीर ने उससे पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ। उसे बचाओ, जल्दी जल्दी करो और मेरी बहन को बचाओ प्लीज। वो लड़की विंड स्क्रीन से टकराकर खून से लथपथ थी, लेकिन उसने फिर भी इस बात को नजरअंदाज किया। वो अपनी बहन को लेकर घबराई हुई थी। कबीर का ध्यान अचानक सीट पर खून से लथपथ एक छोटी बच्ची पर गई। रात का समय होने के कारण वहां थोड़ा अंधेरा था। स्ट्रीट लाइट भी कुछ दूर पर थी। बहुत मुश्किल के साथ कबीर उस लड़की को गाड़ी से बाहर निकालता है। उसकी हालत बहुत नाजुक लग रही थी। पहले जो लड़की बाहर आई थी, अब उसका चेहरा भी खून से भीग चुका था। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, मगर दर्द के कारण कर नहीं पा रही थी। कबीर हालत को देख कुछ कुछ समझ रहा था कि इस छोटी लड़की ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, इसलिए उसकी चोटें उसकी बड़ी बहन की तुलना में ज्यादा थी। ठीक उसी समय वहां पुलिस की पेट्रोलिंग टीम पहुंच गई। एक पुलिस वाला मौके पर मौजूद सभी चीजों को बारीकी से देखता है और दूसरा पुलिस वाला पास के एक हॉस्पिटल से एम्बुलेंस का इंतजाम करता है। मौके की नजाकत को देखते हुए वहां खड़ा पुलिस वाला उस घायल बच्ची को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है। बहन पुलिस वाले के इस
ऑफर को स्वीकार कर लेती है। वो किसी भी कीमत पर अपनी बहन की जान बचाना चाहती थी, मगर कबीर रोक देता है और छोटी लड़की को जमीन पर लेटाकर उसके शरीर की जांच करने लगा। दूसरी तरफ काजल भी अब अपने सदमे से उबर चुकी थी और पुलिस को आता देख वो हिम्मत करके गाड़ी से उतर जाती है और तेजी से कबीर की तरफ बढ़ती है। माफ कीजिए, क्या आप एक डॉक्टर हैं? कबीर के पास खड़ी लड़की ने उससे पूछा। कबीर एक पल के लिए झिझका और सिर्फ सिर हिलाया, जिससे कि किसी को भी कुछ समझ नहीं आए। काजल भी अब वहां पहुंच गई थी। उसने इतना सारा खून पहली बार देखा था। काजल खुद को संभालते हुए बोलती है, ये बच्ची इतनी बुरी तरह से घायल कैसे हो गई? जल्दी करो और उसे हॉस्पिटल भेजो। आप डॉक्टर नहीं हैं। कबीर प्लीज जल्दी करिए। वो डॉक्टर नहीं है। जब उस लड़की ने ये सुना तो उसके हाव भाव तुरंत बदल गए। वो गुस्से में आगे बढ़ी और कबीर के चेहरे पर एक जोर का थप्पड़ मारते हुए बोली, तुम इंसान हो या हैवान? तुम इस तरह किसी के जीवन का मजाक कैसे बना सकते हो? लुक मिस्टर, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। कबीर का पूरा ध्यान अभी भी बच्ची पर था। वो फालतू की बहस में कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, लेकिन वो इस थप्पड़ से चौकन्ना हो गया। वो धीरे से बोला, हालांकि मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं लड़की को बचा सकता हूं। जल्दी करो और हमें अस्पताल जाने दो। पुलिस के साथ लड़की ने उस बच्ची को उठाया और पुलिस के साथ कार में बैठने लगी। कबीर ने उसे रोका और एक जोर के धक्के के साथ बच्ची को अपने हाथों में ले लिया। आप जो भी सोचते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे किसी भी कीमत पर इस लड़की के खून को रोकना है। अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो गई तो हॉस्पिटल जाने के बाद भी आप इसे नहीं बचा पाओगे। कबीर ने बच्चे को जमीन पर फिर से लिटा दिया और अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए उसके शरीर पर कहीं जोर से तो कहीं धीरे धीरे प्रहार करने लगा। वहां मौजूद सभी लोग परेशान हो रहे थे उसकी इस हरकत पर। उसने जाने कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करके प्रमुख एक्यूपंक्चर पॉइंट को सील कर दिया था। सेकंड्स के अंदर उस लड़की का खून बहना कम होने लगा, लेकिन अभी भी कबीर धीरे धीरे उस लड़की के शरीर में कुछ कर रहा था। उसकी बड़ी बहन ये सब देखकर कुछ परेशान थी। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने कबीर को गुस्से में कहा, आप क्या कर रहे हो? वो अभी एक बच्ची है। कबीर पर कोई असर पड़ता ना देख वो कबीर को खींचने लगी, मगर कबीर एक पहाड़ की तरह स्थिर था। 1 इंच भी नहीं हिला वो अपनी जगह से। कबीर, आप क्या कर रहे हो? काजल भी चिंतित हो गई। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि उसका पति क्या करने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम मेरी बहन को मारोगे तो मैं, सोफिया, कसम खाती हूँ कि तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सोफिया ने गुस्से से कहा। तभी दूर से सबको एम्बुलेंस का साइन सुनाई दिया। सोफिया अभी भी कोशिश में थी कि कबीर उसको हॉस्पिटल जाने दे। एम्बुलेंस में से एक डॉक्टर उतरा और तुरंत एक वार्ड बॉय के साथ मिलकर छोटी लड़की को एम्बुलेंस में अंदर ले गया। इस बार कबीर ने कोई विरोध नहीं किया। सोफिया भी उनके साथ एम्बुलेंस में चली गई। डॉक्टर ने पुलिस को साथ चलने को कहा, केस के विटनेस के तौर पर। यह एक रोड एक्सीडेंट था। सोफिया ने एम्बुलेंस में जाने से पहले कबीर को गुस्से में घूरा। एम्बुलेंस में डॉक्टर ने छोटी लड़की की स्थिति की जांच करने के बाद बोला, क्या आप इसकी बहन हैं? आपने मेरे आने के पहले जो कुछ भी किया वो वाकई बहुत तारीफ काबिल है। ब्लीडिंग बंद कर दिए। आपने इसे कैसे रोका? क्या? सूफिया को ऐसा लग रहा था जैसे उसे बिजली का झटका लगा। उसने उसे गलत समझा था जिसने उसकी बहन की जान बचाई थी। मेरी बात मानिए और इन फ्यूचर अगर कुछ भी ऐसा होता है जो आपके समझ में नहीं आता है तो दिखावा करने की कोशिश न करें। आपको पता है आपकी वजह से वो लड़की मर सकती थी। मेरा मतलब उसके साथ जो करना था वो उसके घर वाले सोचते। आपको बिना वजह ऐसा करने की क्या जरूरत थी? घर के पूरे रास्ते में काजल कबीर को डांटते हुए गई। ठीक है मेरी प्यारी बीवी, मैं वादा करता हूं कि मैं ऐसा कुछ अब आपके सामने कभी नहीं करूंगा। कबीर ये बात उसको नहीं समझा सकता था कि वो सच में किसी को बचा रहा था, इसलिए वो केवल ये स्वीकार कर सकता था कि वो वहां सबको बेवकूफ बना रहा था। इस देरी की वजह से दोनों जब घर पहुंचे तो रात के 2 बज चुके थे। उनको नहीं पता था कि कौन सी मुसीबत उनका इंतजार कर रही। उन्होंने घर के अंदर आकर जैसे ही लाइट जलाई तो देखा कि काजल के माता पिता लिविंग रूम में सोफे पर बैठे हैं। वे दोनों बहुत खराब तरीके से उन्हें घूर रहे हैं। काजल ने अपना पर्स सोफे पे रखते हुए कहा, माँ, तुम सब इतनी रात को क्यों जग रहे हो? बात बनाना बंद करो और ये बताओ तुम लोग इतनी देर से क्यों आए? काजल की माँ ने सख्ती से पूछा। काजल जो कुछ रास्ते में हुआ वो जैसे ही बताना चाहती थी कि तभी कबीर उसका हाथ पीछे से पकड़ लेता है। वो समझ जाती है कि कबीर किस तरफ इशारा कर रहा है। फिर बात बदलते हुए बस इतना बताती है कि उसके क्लासमेट ने उस रात अपना बर्थडे पार्टी दिया था, इसलिए उन्हें देर हो गई। क्लासमेट की बर्थडे पार्टी?
काजल की माँ ने हंसते हुए कहा, क्या तुम अभय वालिया के बारे में बात कर रही हो? वाह मॉम, तुम्हें कैसे पता चला? काजल ने उत्सुकता से अपनी माँ की ओर देखते हुए पूछा। मुझे ना केवल ये पता है, बल्कि आप लोगों ने जो गुल खिलाया पार्टी में, वो भी पता है। मैं ये भी जानती हूँ कि इस छोटे से बेकार इंसान ने वालिया परिवार के अच्छे लड़के को 1 मिलियन का चूना लगाया है। काजल की माँ ने गुस्से से कहा। माँ, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया इन पैसों के लिए, कबीर ने कहा। अभी कुछ देर पहले अभय के पिताजी ने मुझे फोन किया था और सब कुछ साफ साफ बता दिया है, काजल की माँ ने कहा। काजल और कबीर दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि कैसे इनको समझाया जाए। क्या काजल के माता पिता अब दोनों को घर से निकाल देंगे? काजल के पिता अपनी जेब से सिगार निकालते हुए कहते हैं, तुम लोगों को जो आजादी मिली है उसका गलत फायदा मत उठाओ। दोस्त और दुश्मन में बहुत बारीक फर्क होता है, और दोस्त जब दुश्मन बन जाए तो तकलीफ ज्यादा होती है। पापा, उसने ही हमसे शर्त लगाई थी और मेरे लिए उसकी नीयत अच्छी नहीं है। आप और माँ ये बात क्यों नहीं समझते? काजल अपने पिता से झल्ला कर बोली। मैंने हाल ही में वालिया ग्रुप के साथ बहुत से कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। ये एक बहुत बड़ी बिजनेस डील है। ये तुम्हारी कोई पार्सल डिलीवरी जैसी डील नहीं है, समझी तुम? काजल के पिता इतना गुस्सा कभी नहीं हुए थे। साफ जाहिर था कि अभय ने अपने पिता के जरिए सारस्वत परिवार पर उंगली उठाई थी। काजल के पिता सब कुछ बर्दाश्त कर सकते थे, मगर इल्जाम नहीं। काजल कुछ और बोल पाती इससे पहले ही उसके पिता वहां से उठकर चले गए। पिता के वहां से जाने के बाद काजल को कुछ हिम्मत आई और वो अपनी माँ के पास जाकर बैठ गई। उसका एक हाथ उसकी माँ के हाथ में था, जिसे वो कसकर पकड़ी हुई थी। माँ, ये पैसे वास्तव में कबीर ने एक शर्त में जीते हैं। इसके अलावा आपने ये नहीं देखा कि अभय ने आज कबीर का कितना अपमान किया? देखो बेटा, तुम समझती नहीं हो। पहले ही अपने परिवार में तुम्हारे पिता का कोई खास सम्मान नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो भी काम किया वो फेलियर साबित हुआ। अब जब उन्होंने कुछ काम वालिया परिवार के साथ शुरू किया है, तो आप लोग प्लीज उसे बर्बाद मत करो। तुम्हारे पिता की ये परीक्षा है, काजल की माँ उसे समझाते हुए बोली। माँ, जैसे आप अपने हस्बैंड के लिए परेशान हो, वैसे ही मैं भी अपने पति की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर पाती। आपको तो ये बात समझनी चाहिए। काजल ने अपना मत रखा। उसका अपमान? काजल की माँ गुस्से में हंसी। उसमें क्या है जो दूसरे उसका अपमान करेंगे? कल सुबह होते ही उसे पैसे वापस करने हैं, बोल देना। और इज्जत के साथ अभय से माफी मांगने को भी बोल देना। काजल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ को कैसे समझाए। तभी उसकी माँ की आवाज आई। और हाँ, जैसा मैंने कहा है वैसा नहीं हुआ तो ये इंसान कल घर के बाहर होगा, याद रखना। काजल की माँ बोल तो काजल को रही थी, मगर वो देख कबीर को रही थी। कबीर उनकी इस बात से दुखी होकर बोला, माँ, मैं आपको इस पैसे से सम्मानित करना चाहता था। आपके और पापा के लिए कुछ करना चाहता था। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि मैं सारा पैसा लौटा दूं तो ठीक है, आप जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। कमरे में कुछ हल्की रोशनी थी। कबीर बिस्तर पर लेटा हुआ था। कुछ देर बाद वहां काजल भी आकर लेट गई। कबीर उसको देखकर समझ गया कि वो किसी बात से परेशान है। वो उससे पूछता है, क्या हुआ काजल, तुम किस बात से परेशान हो? काजल हल्की आवाज में बोली, उन बातों पर ध्यान मत देना जो मेरी माँ ने तुम्हें आज कही। कबीर ने अपने शरीर को बिस्तर पर घुमाया और कहा, चिंता मत करो। अगर मुझे इतनी छोटी सी बात की परवाह होती तो मैं बहुत पहले गुस्से से मर जाता। तुम मेरे साथ हो तो मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ। मुझे कभी कभी समझ नहीं आता मेरे परिवार में हर कुछ बिजनेस ही क्यों है। काजल ने अफसोस जताया। मैं कल सारे पैसे भेज दूंगा, नहीं तो अब है तुम्हारे परिवार के लिए फिर कोई नई मुसीबत खड़ी कर देगा। पापा उसकी वजह से परेशान दिख रहे थे। कबीर ने काजल को आश्वस्त किया। माफी मैं मांग लूंगी उससे, तुम कुछ मत कहना, काजल बोली। मेरे होते हुए मेरी पत्नी किसी अनपढ़ और जाहिल अमीर से माफी मांगे, ये मुझे मंजूर नहीं। कबीर की आखिरी बात सुनकर काजल मुस्कुराई। अगली सुबह कबीर जल्दी उठ गया और बाहर जाने से पहले आदतन उसने घर के छोटे बड़े काम पूरे कर लिए। उसे अभय को पैसे लौटाने थे, माफी मांगते हुए। लेकिन जब वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचा तो उसे पिछली रात हुआ एक्सीडेंट याद आ गया। वो मासूम सी बच्ची याद आ गई जिसे बचाने के चक्कर में उसे थप्पड़ खाना पड़ा था। पैसे लौटाने के पहले मुझे एक बार उस बच्ची को जरूर देखना चाहिए। वो अभी भी उस बच्ची की हालत के लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा रहा था। उसके लिए उस बच्ची से मिलना उसके फर्ज का हिस्सा था। कबीर ने सीधा पीपल्स हॉस्पिटल की ओर अपनी गाड़ी का रुख किया। अस्पताल काफी बड़ा था। ये शहर का सबसे महंगा और सबसे बड़ा हॉस्पिटल था।
अंदर पहुंचने के बाद कबीर रिसेप्शन पर उस लड़की के बारे में पूछने गया, मगर उसे छोटी बच्ची का नाम याद नहीं आ रहा था। अभी वो सोच ही रहा था कि उसे सोफिया दिख जाती है। वो चुपचाप उसके पीछे उस वार्ड तक पहुंच जाता है जहां वो बच्ची एडमिट थी। जब वो वार्ड में पहुंचा तो उसने देखा कि बच्ची अभी भी होश में नहीं आई थी। उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा था। कबीर कंप्यूटर के मॉनिटर को रीड करने लगा। लड़की के पल्स रेट कम थे। कबीर बिस्तर के करीब गया। वो बिस्तर के पास पहुंचा ही था कि सोफिया पीछे से आ गई। कबीर को देखते ही वो चौंकते हुए बोली, आप यहाँ कैसे? कबीर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं ये देखने आया था कि मेरी छोटी दोस्त कैसी है। सुहानी? कहते ही सोफिया की आंखें नम हो गई। क्या स्थिति अच्छी नहीं है? कबीर ने सुहानी को देखते हुए सोफिया से पूछा। फिर उसने खुद उस बच्ची का नब्ज चेक किया और पाया कि रुक रुक कर चल रहा था। ये स्थिति कभी भी जानलेवा बन सकती थी। डॉक्टर ने कहा कि कल रात को हुए एक्सीडेंट के बाद इसके नाजुक शरीर पर बहुत सारी अंदरूनी और गहरी चोटें आई हैं, इसलिए स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अस्पताल ने कुछ विशेषज्ञों को बुलाया है, वो लोग आते ही होंगे। मैंने भी अपने दोस्तों को कहा है कि शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर को तलाश करें। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा इसे, ये बहादुर बच्ची है। कबीर ने सोफिया को दिलासा देने की कोशिश की। अचानक सोफिया बोली, कल रात की मेरी हरकत के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे आपको थप्पड़ मारने का कोई हक नहीं था। रात गई बात गई, आप परेशान थी, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत है, मैं कल रात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली सॉरी। मैंने आपको गलत समझा, आप भी मुझे सजा दे सकते हैं। सोफिया का रवैया अलग था और ईमानदार भी। हालात गलत थे, आप नहीं। कबीर ने उसे समझाने की कोशिश की। जैसे ही कबीर ने अपना कहा पूरा किया, अचानक सुहानी के पास रखे सभी उपकरण के अलार्म बजने लगे। अन्य वार्डों में बैठे 7-8 डॉक्टर अलार्म सुनते ही दौड़ पड़े। कबीर और सोफिया को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एस कृष्णमूर्ति भी अलार्म का शोर सुन अपने ऑफिस से निकले। डॉक्टर कृष्णमूर्ति उस डॉक्टर के समूह में सबसे सीनियर थे। सबसे अधिक अनुभव और सबसे अधिक अधिकार वाले डॉक्टर भी वही थे। उन्होंने अनगिनत कठिन और बड़ी बीमारियों का इलाज अपनी रहस्यमय तकनीक से किया था। यहाँ वो दिल्ली से खास सोफिया के कहने पर आए थे। अपनी उम्र के बावजूद डॉक्टर साहब किसी से कम नहीं थे। सबसे पहले वार्ड में वही दाखिल हुए। डॉक्टर ने जब उस छोटी बच्ची को देखा तो वो थोड़ा डर गए। हालांकि उन्होंने अनगिनत मरीजों को ठीक किया था, मगर बच्ची को देखते ही बोल पड़े, इसकी स्थिति खतरनाक हो रही है। बहुत अच्छी देखभाल और तुरंत सर्जरी के बावजूद बच्ची का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीआर सीधी रेखा में बढ़ने लगा था। सब घबरा गए। सोफिया तो इतनी चिंतित थी कि आंसू गिरने ही वाले थे, मगर उसे यकीन था कि सभी डॉक्टर मिलकर उसकी बहन को बचा लेंगे। कबीर उदास मन से कोने में खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। जल्दी करो और इस बच्ची के कपड़े उतारने में मेरी मदद करो, मैं अब इसे दूसरे तरीके से बचाऊंगा। वहां मौजूद सभी डॉक्टर्स ने उनके साथ मिलकर उस बच्ची के ऊपर वाले कपड़े निकाल दिए। डॉक्टर कृष्णमूर्ति ने अपने असिस्टेंट को जल्दी उनका बैग लाने को कहा। 5 मिनट बाद असिस्टेंट ने डॉक्टर को उनका बैग लाकर दे दिया। डॉक्टर साहब ने बिना देर किए 5 चांदी की सुइयां निकाली। एक्यूपंक्चर निडल। कबीर धीरे से बुदबुदाया। वहां किसी को सुनाई नहीं दिया। डॉक्टर कृष्णमूर्ति ने सुहानी के गले के पास लगातार 4 सुइयां डाली। कुछ देर तक इस तकनीक से फायदा होता नहीं दिखा, लेकिन 5वीं सुई लगाते सुहानी के ईसीआर में अच्छा बदलाव दिखा। लेकिन इससे पहले कि सभी खुश हो पाते, सुहानी की स्थिति दोबारा पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल गई। मैंने अपनी पूरी कोशिश की। डॉक्टर कृष्णमूर्ति ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। क्या अफसोस है, अगर मैं इस तकनीक के अंतिम कुछ हिस्सों को जानता तो ये बच्चा अभी भी बच सकता था। डॉक्टर धीरे से सुहानी से बोले, मुझे माफ कर देना बेटी, मैं तुम्हें नहीं बचा सका। सभी ने अफसोस में सिर हिलाते हुए सोफिया को सॉरी बोला। डॉक्टर कृष्णमूर्ति, आप प्लीज सुहानी को बचाएं, कैसे भी करके। मैं आपको जितना चाहे उतना पैसा दूंगी, उसकी उम्र नहीं है कुछ भी। सोफिया के आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। उसने डॉक्टर कृष्णमूर्ति का हाथ ऐसे पकड़ रखा था जैसे वो उसके बचने की आखिरी उम्मीद हो। मिस सोफिया, संभालो खुद को। ऐसा नहीं है कि मैं उसे बचाना नहीं चाहता, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। अभी इस बच्चे को बचाने वाला एकमात्र इंसान शायद वो विशेषज्ञ है जिसने एक्यूपंक्चर निडल में महारत हासिल की है। डॉक्टर ने बोला। ये इंसान कहाँ मिलेगा? मैं अभी जाकर उसे बुलाती हूँ, सोफिया बोली। डॉक्टर कृष्णमूर्ति ने फिर से आह भरी। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें खुद बता देता।
इस तकनीक को मैंने जिससे सीखा था, मेरे वो गुरु अब दुनिया में नहीं रहे। जाने के पहले उन्होंने मुझे भी इतना ही सिखाया है। अगर आपको ऐसा कोई मिल भी जाए तो अब बहुत देर हो चुकी है। डॉक्टर कृष्णमूर्ति की आंखों में एक अफसोस दिख रहा था। यही वो वक्त है जब इंसान को उसके इंसान होने का एहसास सबसे ज्यादा होता है। एक बार मैं ऐसे करूं क्या? इस महत्वपूर्ण पल में कबीर किसी की परवाह नहीं कर सकता था। उसे ये करना ही था। उसने आगे कदम बढ़ाया और डॉक्टर कृष्णमूर्ति के हाथ से चांदी की सुई को पकड़ लिया। उसने धीरे धीरे उसके शरीर में इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। डॉक्टर कृष्णमूर्ति और सोफिया अचानक से कबीर को ऐसा करता देख डर गए। क्या सुहानी बच पाएगी? कबीर डॉक्टर न होते हुए भी एक्यूपंक्चर नीडल के